हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, पीटी 365 में ये आर्ट एंड कल्चर वाली क्लास मैं आज कराने जा रहा हूँ, क्योंकि इसको भी कराना ज़रूरी है और इसको भी साथ साथ ख़त्म करना है। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। हमने 2 यूनिट का आपको कंप्लीट करा दिया था पहली क्लास में। आज उसकी प्लेलिस्ट बन गई है और आज ये तीसरी यूनिट से हम लोग शुरुआत करते हैं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो साइट स्थल जो प्रमुख जो ऐसे हैं जो कि खबरों में रहे हैं, उनके बारे में हम लोग समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इसको। ठीक है, पहला टॉपिक है चराइदे मोइदम्स। तो सुर्खियों में क्यों रहा है? क्योंकि आसाम के चराइदे मोइदम्स को ऑफिशियली जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। विश्व की धरोहर सूची में किसको शामिल किया गया है? असम के चराइदे मोइदम्स को। अब इस समझते हैं कि विश्व धरोहर समिति होती क्या है। तो 1972 में यूनेस्को का जो 17वां सत्र हुआ था, वहीं पे इसको विश्व धरोहर कन्वेंशन के तहत इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसके 5C उद्देश्य हैं, उसको हम लोग नहीं जानना है। होता क्या है ये देखो, किसी भी जो संपदा होती है ना, उसको विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का अंतिम निर्णय लेती है और उसको क्या होता है, जो भी ये उसको सदस्य देशों को वित्तीय सहायता देती है, उपयोग करने का कैसे जो है विश्व धरोहर कोष का उपयोग करना उसका निर्धारित करती है और उसकी जांच करती है। ठीक है, तो ये इसका मुख्य जो है यूनेस्को का विश्व धरोहर समिति का काम है। तो इसीलिए जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया, असम के चराइदे मोइदम्स को। और ये जो है इसका जो घोषणा हुई वो उसकी 46वें सत्र की बैठक के दौरान हुई। किसकी? विश्व धरोहर समिति की। अब इसे बैठक कहाँ पे हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। पिछले साल की खबर है ये। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं कि भारत में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या अब कितनी हो गई है? तो 43 हो गई है। 3 स्थल है, चराइदेव, मोइदम्स, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस। ये जो है कहाँ पे? मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे है? तीनों असम में ही हैं। इसमें से 43 में से 3 जो हैं वो असम में है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं कि पहली बार भारत जिसकी बैठक कर रहा था, तो भारत ने जो यूनेस्को के विश्व विरासत केंद्र को $1 मिलियन का ग्रांट देने की जो है घोषणा की, ग्लोबल साउथ के देशों के लिए जो है वहाँ पे जो भी सांस्कृतिक धरोहर है उसके संरक्षण के लिए। ठीक, इसी अवसर पे भारत और यूएसए ने सांस्कृतिक संपदा समझौता, कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट पर जो है वो साइन किया। इसका उद्देश्य क्या था कि जो सांस्कृतिक संपदाएं होती हैं, कल्चरल प्रॉपर्टी होती है, उसकी अवैध तस्करी को रोका जाए और जो भी पुरातात्विक वस्तुएं हैं उसको मूल स्थान, जहां से अगर कहीं से चोरी हो गया हो या कहीं से वो डिस्प्लेस हो गया हो, तो उसको वापस अपने स्थान पे लाया जाए। ठीक है, अच्छा, चराइदे मोइदम्स क्या है? तो ये वास्तव में तो पूर्वी असम में पटकाई पर्वतमाला है, उसी के तलहटी में स्थित है। अहोम राजवंश की जो एक कब्रगाह है, उसको कब्रगाह, जिस अहोम वंश के राजवंश के जो राजा थे उनके कब्रगाह है। इसकी तुलना हम लोग मिस्र के पिरामिड से कर सकते हैं। मोइदम्स का मतलब यही होता है ना कि आत्मा के लिए घर, स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन बिंदु, उसको ऐसा मानते थे वो लोग। ठीक है, तो ये स्थापत्य की बात होती है ना इसमें मुख्यतः। तो ये क्या है कि ये एक तो कब्र है, लेकिन इसके स्थापत्य की जब बात हम करते हैं तो ये बहुत सारा इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, मिट्टी का गोलकार टीला मोइदम्स होता है, शीर्ष में उस पर जो है पवित्र संरचना चाली बोली जाती है इसको। अष्टकोणीय दीवार है, ईंट पत्थर से बना होता है और इसमें अगर देखें तो ताबूत, पांडुलिपि वृक्ष, जल निकाय वगैरह तमाम चीज़ें इसमें जो है वो है। ठीक, अच्छा, यहाँ ध्यान देखना है कि अहोम के शासनकाल में इस मोइदम्स थी उसकी सुरक्षा में विशेष अधिकारी नियुक्त होते थे, उसको बोलते थे मोइदमिया। ठीक है, मृत्यु के बाद पुनर्जीवन विश्वास रखते थे, इसलिए उसके जो है मतलब तमाम जो है इसी कब्रगाह में घोड़े, हाथी, नौकर वगैरह की जो है अवशेष मिले हैं। शवदान की विधि भी देखते हैं तो इसमें बहुत कुछ जाना नहीं है। मोइदम्स का विवरण पहली बार अगर बात करते हैं तो वो 1848 में सार्जेंट सी क्लेटन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जर्नल में जो है प्रकाशित किया था इन्हीं के द्वारा। तो बहुत भारत में शवदान की अन्य विधियां भी हैं, जैसे नवपाषाण काल में अगर बात करें तो जो बुर्ज होम वास्तव में है कहाँ? तो श्रीनगर में है। तो अंडा आकार का जो गर्त था उसमें जो है दफनाए गए शवों के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, ये भी जो है विश्व धरोहर की संभावित सूची में शामिल है। हो सकता है बाद में ये हो जाए। हड़प्पा सभ्यता में जो है पीठ के बल नॉर्थ साउथ की दिशा में इसको जो है लेटाया जाता था। ठीक है, ताबूत का हड़प्पा से लोथल से युगल समाधान, ये सवाल पूछा गया है। ये सवाल जो है यूपी के एग्जाम्स में, उत्तर प्रदेश के शायद लोअर पीसेस में या किसी पीसेस में पूछा गया सवाल है, युगल समाधान का साक्ष्य। ठीक है, तो ये लोथल में, ताबूत समाधान हड़प्पा में। ठीक है, इसको ध्यान देना आपको। महापाषाण में भी बहुत सारी जो है ये विधियाँ थीं और अधिकांश जो दक्षिणी महापाषाण स्थल वहाँ पर लोहे की वस्तु है, क्योंकि वहाँ उस काल को लौह युगीन भी बोलते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो हम लोग जो है अहोम साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मोंग माओ का एक शान राजकुमार सुकाफा था। ठीक है, सुकाफा उसका नाम था। ठीक है,
पटकाई जो पर्वत है उसको पार करके वो असम आया था। ठीक है, ये राजतंत्र था लेकिन इसकी शक्तियाँ मंत्रिपरिषद में निहित थीं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। शैव धर्म और शक्ति आंदोलन को अपनाया था। पूरे आसाम में मंदिर का निर्माण कराया था, जिसमें कामाख्या देवी की मंदिर हमने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था, वो भी शामिल है। ठीक है, ये चीज़ें। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी है कि अहोम राजवंश का जो शासन था, अहोम राजवंश का, उसका शासन पर जो है बर्मी आक्रमण तो हुआ है। यांडूब की संधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सन को याद रखो इसमें, यांडूब की संधि को। ठीक है, 1826, ये आपको नोट करना है, ये आपके मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भी काम हो गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधिकार कर लिया गया, उससे समाप्त हो गया था। अब आते हैं कोझिकोड। इसको तो कितनी बार मैंने आपको उसको पढ़ा दिया था उस वाले क्लास में, जैसे कि जो आपको पढ़ा था घटनाचक्र की आय दृष्टि में। तो सुर्खियों में क्यों रहा है? कोझिकोड जो है ऑफिशियली यूनेस्को की सिटी ऑफ लिटरेचर में सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर बन गया है और इस उत्सव को काफ़ी धूमधाम से मनाया गया। कोझिकोड है कहाँ पे? तो ये कोझिकोड या कालीकट, उसका पूरा नाम, पहले नाम कालीकट था, मालाबार तट पे है कालीकट, यानी उसको बोलते हैं हाथ से बुने हुए महीन सूती वस्त्र को कालिको बोलते हैं। यहाँ पे जो है जमोरिनों का शासन था। ठीक है, मध्यकाल में मसालों का शहर भी बोलते हैं। बहुत सारे जो यहूदी, अरब और फोनिशियन चीन के लोगों ने यहाँ से मसालों का व्यापार किया। आने वाले विदेशी यात्री की बात करते हैं तो इब्न बतूता जो था, रहला का लेखक इब्न बतूता, ठीक है, 14th सेंचुरी में कोझिकोड शहर की यात्रा की थी। वास्को डी गामा और अब्दुल रज्जाक, फारसी राजदूत जो था अब्दुल रज्जाक, इसने भी 15th सेंचुरी में कोझिकोड शहर की यानी कालीकट शहर की यात्रा की थी। ठीक है, अब आता है कि केरल की जो है ये बहुत सारी जो कल्चरल गतिविधियाँ उस पर केंद्र भी है, बहुत सारी, इसको मूर्तियों का शहर, शिल्प नगरम का दर्जा भी दिया गया 2012 में। ठीक है, और केरल ने हर साल 23 जून को कोझिकोड में सिटी ऑफ लिटरेचर मनाने की घोषणा भी कर दी गई है। तो कोझिकोड में जो सिटी ऑफ लिटरेचर का 23 जून को मनाया जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, तो जयपुर, मलप्पुरम, मैसूर, उसके बाद जो है श्रीनगर है वो वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा पाने वाला चौथा शहर हो गया। पहले तो जयपुर, मलप्पुरम, मैसूर को मिला था, लेकिन अब जो है श्रीनगर को, हाल ही में श्रीनगर को मिला है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा। ठीक है, तो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क है, इसके बारे में थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। श्रीनगर को 3 साल पहले जो है श्रीनगर को शिल्प और लोक कलाओं के लिए यूनेस्को का क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया गया था। तो इसको जो यूनेस्को का क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क क्या है, 2004 में इसकी शुरुआत हुई थी। उन शहरों के बीच में कोऑपरेशन को इंक्रीज करना है जिन्होंने जो है क्रिएटिविटी को संधारणीय शहरी विकास का इम्पोर्टेंट टूल बना लिया है, माध्यम बना लिया है, मीडियम बना लिया है कि इसी के माध्यम से, क्रिएटिविटी के माध्यम से जो है संधारणीय शहरी विकास हम लोग करेंगे। ठीक है, दुनिया भर में अनेक जो है 7 रचनात्मक शहर जो होते, मतलब इसको जो है श्रेणियाँ होती हैं, जिसमें कि 350 शहर इस नेटवर्क के हिस्सा भी हैं। अभी भारत के सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिटी ऑफ म्यूजिक किसको दर्जा मिला हुआ है? ग्वालियर, चेन्नई और वाराणसी को। सिटी ऑफ फिल्म मुंबई को। सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी हैदराबाद को। सिटी ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट एंड सिटी ऑफ क्राफ्ट एंड फोक आर्ट जयपुर और श्रीनगर को मिला हुआ है। ठीक है, तो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी को 2014 में शुरू किया गया था। ठीक है, दुनिया भर में जितनी भी कल्चरल, इकोनॉमिकल, सोशल जो है, इसमें स्थानीय जो लोकल अथॉरिटीज़ है, शिल्पकार है, समुदाय की भूमिका, इसको मान्यता देने का काम करता है। ठीक है, और श्रीनगर के बहुत सारे स्थानीय शिल्प भी हैं, तो शिल्पों को हमें उतना नहीं याद रखना है, ये चीज़ देखो। ठीक, अच्छा, यहाँ पे ध्यान देना है एक जो कि इम्पॉर्टेंट बात है कि वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल का मुख्यालय अभी फिलहाल में कहाँ पे है? 2021 से 2024 के लिए मुख्यालय कुवैत में है। ठीक है, अब इसका मुख्यालय अलग अलग कार्यकाल में बदलता था, लेकिन 2024 तक के लिए कहाँ था? कुवैत में था। अब इस साल 25 में बदल जाएगा। ठीक है, किलाड़ी उत्खनन, तो तमिलनाडु के किलाड़ी में पुरातत्ववेत्ता थे, उन्होंने संगम युग की क्रिस्टल क्वार्ट्ज से बनी एक भार मापक इकाई की खोज की है। किलाड़ी में उत्खनन हो रहा था, ठीक है, पुरातत्व में, उसमें संगम युग की जो है क्रिस्टल क्वार्ट्ज, इसी से एक भार के मापने की इकाई की खोज की गई। ठीक है, तो किलाड़ी या किलाड़ी उत्खनन स्थल क्या है? तो ये देखो, किलाड़ी जो है वो तमिलनाडु में वैगई नदी के तट पर छोटा सा गाँव है, और तमिलनाडु का पुरातत्व विभाग और आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, इसके द्वारा उत्खनन किया जा रहा है। अब किलाड़ी उत्खनन का महत्व क्या है कि हमारी जो ऐतिहासिक तौर पे जो इसके अनेक प्रकार के जो 6ठी शताब्दी से पूर्व से लेकर के 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक के और लौह युगीन संस्कृति के लेकर के तमाम जो वहाँ पे स्थल हैं पाए गए हैं, और ऐतिहासिक सटीकता उसकी पुष्टि करता है। ये संगम युग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और नगरीय सभ्यता की सभी विशेषताएं इस पूरे किलाड़ी के पुरातत्व स्थल में
नगरी बस्तियां मौजूद होने के साक्ष्य मिले हैं। उत्खनन से बुनाई उद्योग का भी यहाँ पे चरण पता चल रहा है। यहाँ पे रंगाई उद्योग, कांच के मनकों के साक्ष्य मिले हैं और तमिल ब्राह्मी लिपि में भी जो कुछ लेख मिले हैं टुकड़ों में। ठीक है, तो संगम काल की बात करते हैं। संगम का मतलब यही होता है ना कि कवियों और विद्वानों की सभा। संगम का तात्पर्य ये होता है कि कवि या विद्वानों की सभा। अब संगम युग जो था वो लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईस्वी तक प्राचीन तमिलनाडु और केरल का काल जो है उसको संगम काल बोलते हैं, तमिलनाडु और केरल का। ठीक है, अच्छा, इस युग की प्रसिद्ध कवियत्री में कौन कौन शामिल है? तो अवैयार, नच्चेलयार और कक्कई पदिनियार। ठीक है, संगम कवि थे। इनके वर्ण को सामाजिक वर्गीकरण की जानकारी थी। 3 संगम आयोजित हुए थे। पहला और तीसरा मदुरै में हुआ था और दूसरा जो है कपाडपुरम में आयोजित हुआ था। ठीक है, अच्छा, एक है आमरण व्रत करने की जो प्रथा है वो संगम युग में जो प्रचलित थी उसको हम लोग बोलते हैं वट्टा किरुतल आमरण व्रत। ठीक है, वट्टा किरुतल आमरण व्रत। संगम साहित्य में मुख्य रूप से तोल्कापियम सबसे पहला संगम युगीन साहित्य है, फिर एतुतोके है, फिर पत्तू पत्तू है, ये 3 है। और जुड़वा महाकाव्य किसको बोलते हैं? शिल्पाधिकारम और मणिमेखले को। ठीक, ये बात है। अभी संगम काल यूपीएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक है। संगम काल के बारे में थोड़ा सा आप डिटेल उठा करके आप जो है हिस्ट्री के किसी भी बुक से आप एक बार ज़रूर उसको टच करिएगा, क्योंकि वहाँ से सवाल बनते हैं। आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर 2-3 साल 4 साल का अगर आप उसको एनालिसिस करोगे तो संगम काल से टच करता है हर साल सवाल हो। ठीक है, किसी न किसी रूप में। तो सुर्खियाँ ये है कि आंध्र प्रदेश में ब्राह्मी अभिलेख, आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले में अमरावती मंडल के धरणीकोटा गांव में एक ब्राह्मी अभिलेख मिला है। ठीक है, तो ब्राह्मी अभिलेख मिला है और यह अभिलेख जो 2री शताब्दी ईस्वी में प्राकृतिक भाषा में ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल करके लिखा गया था। ठीक है, तो ये बातें हैं। अब विशेषताएं ब्राह्मी लिपि की बात करते हैं तो ये पुरानी लिपियों में से एक है और 3री शताब्दी के ईसा पूर्व के आसपास इसकी जो है ये इसकी मतलब उत्पत्ति हुई थी। प्रारंभिक जो अशोक के शिलालेख है उसमें उसका जो है उल्लेख मिलता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज को 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। एएसआई के जो उस वक्त तत्कालीन जो महानिदेशक थे, डीजी थे जॉन मार्शल, उन्होंने 20 सितंबर 1924 को सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। ठीक है, तो 100 साल पूरे हो गए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 100 साल के बाद जो है जो चीज़ें 100 साल के 50 साल 75 साल ये पूरा करती हैं, वहाँ से सवाल यूपीएससी और यूपीपीएससी जो भी लोक सेवा आयोग है सवाल उठाने के पूरे चांसेस वहाँ से होते हैं। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं। सबसे पहले जो है खोज 1921 में दयाराम साहनी ने जो मॉडर्न पाकिस्तान उसके पंजाब प्रांत है वहाँ पे हड़प्पा नामक स्थल था, वहाँ से खोज की थी। और सबसे बड़ी बात है हड़प्पा सभ्यता की यहाँ याद रखना है, कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन सभ्यता थी, इस पॉइंट को नोट करना है। अच्छा, इसकी 2000 से अधिक स्थल थे। कहाँ पे? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जिसको खोजा गया है। मैक्सिमम सिंधु और सरस्वती नदी के बीच की घाटियों में खोजे गए। ठीक है, इसके चरण की बात करते हैं। सिंधु सभ्यता कितने चरणों में थी? तो सबसे इनिशियल जो चरण था वो 6000 ईसा पूर्व से लेकर के 2600 ईसा पूर्व तक था। फिर 2600 से लेकर के 1900 तक ईसा पूर्व तक जो था वो नगरी चरण था, सबसे समृद्ध काल था और ये परिपक्व था। इसी के साक्ष्य हमें बहुत अधिक मिलते हैं। फिर जो है उत्तरवर्ती चरण मतलब बाद के जो है उत्तर हड़प्पा काल, ये 1300 ईसा पूर्व तक चला। ठीक है, अब बात आते हैं कि सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। यहाँ से मेंस में भी सवाल को आप सॉल्व करने को मिलेगा और प्रीलिम्स में भी आपको जानना जरूरी होता है। बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे जो नगर का नियोजन, उसका आर्किटेक्चर क्या था, स्थापत्य क्या था। तो नगर नियोजन की जब बात करते हैं तो ग्रीड पैटर्न था। ठीक है, एक दूसरे को जो है जो नगर थे वो आयताकार में बसे हुए थे, समकोण पर 90 डिग्री पे जो है वो काटते थे। ठीक है, पक्की हुई ईंटों का प्रयोग होता था। ठीक है, पक्की हुई ईंटों का, जिप्सम के मोटार से इसको जोड़ते थे, वही जिप्सम जिससे सीमेंट आज बनता है। ठीक, यहाँ पे सभी घरों को जो है सड़कों की नालियों से जोड़ने वाली भूमि से नीचे ही भूमिगत जल निकासी की व्यवस्था वहाँ पे की गई थी। क्यों मैं इसमें बता रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम जो खोजें हुई हैं वो परिपक्व हड़प्पा काल जो था वो 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक के बीच की बातें यहाँ पे हैं। अभी इसमें स्थापत्य में देखें तो यहाँ पे नगर जो थे वो दुर्गों से घिरे हुए थे। अन्नगार मिला है, मोहनजोदाड़ो का प्रसिद्ध विशाल स्नानघार मिला है और बहुमंजिला इमारतें भी मिली हैं, जो स्थापत्य के जो उसका पूरा स्किल्स है ना उसको दिखाती है कि कितना अधिक जो है समृद्ध था उस वक्त। कृषि की बात करते हैं तो वहाँ पे खेतों की जुताई जो किससे होती थी? लकड़ी के फाल वाले हल से होती थी। विश्व में सबसे पहले कपास का उत्पादन यहीं पे किया गया था। अब जो यूनान के लोग थे उसको क्या बोलते थे? सिंडोन बोलते थे, सिंडोन। ठीक है, तो सिंडोन शब्द अगर कहीं आए तो उसको देखना वो कपास के लिए यूज होता था। यूनान के लोग जो है यूज करते थे। कहाँ पे उत्पादन हुआ था? हड़प्पा में हुआ था। ठीक है,
जानवरों को पालतू बनाने की बात यहाँ पे होती थी। हड़प्पावासी हाथी गैंडे से भी परिचित थे, हाथी गैंडे थे वहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ को ध्यान देना। शिल्प की जो बात होती है तो जो वहाँ पे कताई, नाव बनाना, मुहर बनाना, टेराकोटा यानी कुम्हार चाक, स्वर्णकारी, मनका, ये सभी चीज़ों का जो है वहाँ इस्तेमाल होता था। सेल खड़ी से मोहरों का इस्तेमाल होता था अनेक उद्देश्य के लिए। हाँ, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि हड़प्पावासी लोहे से परिचित नहीं थे, इसीलिए जो है इसको लोहयुगीन संस्कृति भी नहीं है और लोहे से परिचित नहीं थे। ये पॉइंट को आपको याद रखना है, स्टेटमेंट में दे देगा, कन्फ्यूज हो जाओगे आप। कला, कांसे की जो ढलाई होती थी वो किससे होती थी? तो लुप्त मोम, लॉस्ट वैक्स विधि, ये विधि है, ठीक है, कांसे की ढलाई इसी से होती थी, ठीक। अच्छा, इस तकनीक का जो अगर बात हम करते हैं यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे अब ये जो विधि है ना, उसमें होता क्या है ना कि मोम के जो है एक खोखले जो है इस तरह से, जैसे मिट्टी थी उसके ऊपर मोम जो है चढ़ाया जाता था, ठीक है। मोम का जो है उस पर लेप लगा करके मोम का सांचा तैयार करते थे। फिर सांचे में जो है लोहे को जो पिघला कर डालते थे, फिर उसको गर्म करते थे तो मोम पिघल जाता था। फिर वो जो है जो लोहे की या फिर किसी धातु की जो आकृति होती थी वो उभर के आती थी, इसी को लुप्त मोम बोलते हैं, ये विधि होती है। यहाँ पे डांसिंग गर्ल की भी जो हड़प्पा सभ्यता की नृत्य की थी, त्रिभंग नृत्य की मुद्रा में थी। दाढ़ी वाले व्यक्ति की भी मूर्ति की पहचान एक पुजारी के रूप में हुई थी मोहनजोदाड़ो से, ठीक है। टेराकोटा की भी मूर्तियाँ थी, मातृ देवी, सिंह वाले देवता के मुखौटा, अनेक प्रकार की मूर्तियाँ मिली हैं। व्यापार की जब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की, तो यहाँ पे आंतरिक व्यापार तो होते ही थे, विदेशी व्यापार भी होते थे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक जो स्टैंडर्ड वेट को नापने का और माप के उपयोग करने का जो इस्तेमाल होता था, उसने व्यापार को बहुत अधिक सुविधाजनक बना दिया था। तो मेसोपोटामिया के अभिलेख में सिंधु क्षेत्र को क्या बोलते हैं? मेलुहा, ठीक है, मेलुहा। और दो व्यापारिक थे, एक तो बहरीन और मकरान का तट, यहाँ पे इस्तेमाल भी होता, मतलब यहीं पे जो है व्यापार के केंद्र भी थे ये, ठीक है। हड़प्पावासी अनाज, आभूषण, मिट्टी, इन सभी बर्तनों का निर्यात करते थे। धर्म संस्कृति की अगर हम बात करते हैं तो इस सभ्यता के लोग जो है वो मुहर पे अंकित जो योगी की मुद्रा में बैठे जो थे वो पशु देवता थे, पशुपति, और टेराकोटा की मूर्तियों पे जो है मातृ देवी, इसमें पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता में जो है लिंग पूजा भी प्रचलित थी। किसी भी प्रकार का मंदिर का अवशेष नहीं मिला है, इस बात को आपको ध्यान देना, हड़प्पा के किसी भी स्थल से। प्रकृति पूजा तो होती थी, पीपल और पशुओं की जो पूजा होती थी। लेखन प्रणाली में देखें तो जो उसकी लेखन प्रणाली में सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि है वो चित्रात्मक है। इसको जो है बैस्ट्रोफेडन शैली में लिखी गई, यानी कि जो पहली पंक्ति दाएं से बाएं और फिर अगली पंक्ति बाएं से दाएं, ऐसे इस तरह लिखते थे पहली, फिर दूसरी जो है इस तरह लिखते थे, फिर तीसरी इस तरह से, फिर चौथी इस तरह से, ऐसे। और इसे अभी तक पढ़ा भी नहीं जा सका है, ठीक है, ये बातें भी हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल यूपीपीसीएस के, बीपीएससी के एग्जाम्स में या यूपीपीएससी में भी ये सवाल बन जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के मुख्य स्थल निम्न में से वर्तमान में कहाँ पे हैं, या उसको मैच द कॉलम में दे देगा या स्टेटमेंट में दे देता है। तो कोटजी ये कहाँ पे? पाकिस्तान में, हड़प्पा पाकिस्तान में है। मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर सबसे उत्तरीय स्थल है, मांडा सुदूर स्थल। फिर रोपड़, ठीक है, फिर चाहुंदरो पाकिस्तान में ही है, मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में ही। सुतकांगडोर जो है वो सबसे पश्चिमी है, सुतकांगडोर, ठीक है। आलमगीरपुर सबसे पूर्वी है, जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पे ये मैं बता रहा हूँ। मांडा जो है जम्मू कश्मीर सबसे उत्तरी, दैमाबाद जो है महाराष्ट्र का सबसे दक्षिणी, सुतकांगडोर सबसे उत्तरी, और सबसे पूर्वी जो है आपका आलमगीरपुर है यूपी का। कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में है। पड़ता बेट, ये ध्यान दो, पड़ता बेट का नाम नहीं सुने, गुजरात में है। देसलपुर कहाँ पे है? गुजरात में ही है। लोथल तो गुजरात में है, धोलावीरा गुजरात में ही है। दैमाबाद जो है वो सुदूर दक्षिण है, वो महाराष्ट्र में है, ठीक है। ये बातें हमने देख लिया। अब आते हैं हम लोग लोथल के बारे में, वही लोथल जो गुजरात में अभी ऊपर आपने पढ़ा। तो लोथल के बारे में पढ़ते हैं। सुर्खियों में क्यों रहा है? क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के विकास को मंजूरी दे दी है। किसको मंजूरी दी है? तो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के विकास को मंजूरी दे दी है। अब ये बात है क्या? तो ये देखो, अब इसको पूरा समझते हैं हम लोग। नाम से ही आप देखो क्या है, राष्ट्रीय समुद्री विरासत, यानी जितनी समुद्र की विरासत हमारे रहे हैं पूरे इतिहास में, उसको यहाँ पे शो किया जाएगा। भारत की जो समृद्ध विविध समुद्री विरासत है उसको वहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री परिसर इसको बनाना इसका उद्देश्य है, ठीक है। यहाँ पे लाइट हाउस, संग्रहालय, तटीय राज्य का पवेलियन होगा, इको रिजॉर्ट वगैरह तमाम चीज़ें जिस प्रोजेक्ट में शामिल हैं। तो भारत की जो समुद्रिक विरासत है उसकी बात अगर हम करते हैं तो प्राचीन विरासत में सिंधु घाटी का मेसोपोटामिया साथ हमारा समुद्री व्यापारिक मार्ग था, और लोथल जो है खुद भी अपने आप में एक बड़ा बंदरगाह था जहाँ पे गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। ये बात को आप देखो, लोथल का ऐतिहासिक महत्व तो है ही, क्योंकि देखो लोथल जो है सिंधु घाटी का इंपॉर्टेंट था, भोगवा और साबरमती नदी के बीच में था, और यहीं पे जो है गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं, विश्व के सबसे पुरानी निर्मित, ठीक है। तो ये बातें हैं।
अच्छा, ये जो पूरा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर है, इसको पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय द्वारा पीपीपी मोड में, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मोड्स में इसको सागरमाला कार्यक्रम के तहत विकसित किया जा रहा है। तो सागरमाला कार्यक्रम को नोट करना है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है ना स्टेटमेंट में, ये बहुत ही बारीक सा पॉइंट है कि स्टेटमेंट में दे देगा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का जो है पूरा निर्माण है वो सागरमाला कार्यक्रम के तहत विकसित किया जा रहा है। तो आप तो कन्फ्यूज हो जाओगे, सागरमाला तो शायद ये नहीं होगा, तो लेकिन वो गलत हो जाएगा, सागरमाला के तहत हो जाएगा। ठीक है, इसको माइनर पॉइंट है, इसको याद रखना है। तो हमारी जो पूरी समुद्रिक विरासत है उसकी बात करें तो प्राचीन विरासत में मेसोपोटामिया के साथ हमारा समुद्री व्यापारिक संबंध था। ये वैदिक युग में भी था, इसका उल्लेख होता है। नंद और मौर्य युग में भी जो है विश्व के इतिहास में पहली नौसेना जो है मगध की नौसेना थी, ऐसा माना जाता है। सातवाहन राजवंश था, जहाज़ों के प्रतीक वाले सिक्के पहले जारी किए थे उसने। ठीक है, सातवाहन वंश ने पहले भारतीय शासक थे जिन्होंने जहाज़ों के प्रतीक वाले सिक्के जारी किए। गुप्त राजवंश था, कई पश्चिमी तटों पर बंदरगाह का विकास हुआ था, हम लोग नीचे अभी पढ़ेंगे उसको। ठीक है, मराठा जो है, मराठों में देखा जाए तो मराठा में भी बहुत सारी जो तटीय किले बनवाए गए थे। ठीक है, दक्षिण के राजवंश तो सब कुछ जो उन्होंने समुद्री व्यापार वगैरह संस्कृति का प्रसार करने का काम किया था। जैसे कि चोल जो थे वो 3वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में जो है बात करते हैं, तो वो सब दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार को विकसित किया और इंडियन कल्चर को प्रमोट किया। पांड्य जो थे वो रोम, मिस्र, चीन के साथ व्यापारिक संबंध थे। पर्ल मोती के व्यवसाय पर नियंत्रण भी इस्टेब्लिश किए थे उन्होंने। और चेर जो थे उन्होंने 12वीं सेंचुरी में यूनान और रोमन के साथ व्यापार किया। मानसूनी हवाओं का उपयोग करके वो जहाज़ों का जो है संचालन करते थे व्यापार मार्ग में। सुर्खियों में जो अन्य स्थल न्यूज में जो रहे हैं उनकी बात हम लोग करते हैं। नियोलिथिक एज रॉक कार्विंग इन द गोवा मैक्सी विलेज। एएसआई ने पुष्टि की, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, कि गोवा का जो मॉक्सी गांव है उसमें चट्टानों पे जो नक्काशी की गई है वो नवपाषाणकालीन है। मतलब यहाँ ध्यान देना है कि ये चट्टानें जो थी ना, 20 साल पहले जारमे नदी था, वहाँ पे एक बेसाल था, सूखी चट्टान थी, वहीं पे पाई गई थी। ठीक है, तो ये बताया गया कि भारत में कौन कौन से प्रागैतिहासिक शैल चित्र जो है वो हैं। तो अपर पैलोलिथिक पीरियड जब बोलते हैं, उच्च पूरा पाषाण काल, तो सबसे पुराने शैल चित्र इसी काल के हैं। ठीक है, मुख्य स्थल बात करते हैं तो यहाँ पे भीमबेटका जो है एमपी का और ज्वालापुरम आंध्र प्रदेश का, यहीं पे जो है सबसे पुराने प्रागैतिहासिक शैलचित्र जो मिलते हैं उच्च पूरा पाषाण काल के। फिर मध्य पाषाण काल के जो है सर्वाधिक संख्या में प्राचीन शैलचित्र इस काल के हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर पंचमढ़ी और आदमगढ़ की पहाड़ियाँ जो हैं यहाँ पे हैं, एमपी में हैं। और नेओलिथिक कैल्कोलिथिक पीरियड जो है नवपाषाण काल, ताम्रकाल, तो यहाँ भी जो है इसका मिलता है चित्र। तो यहाँ पे ध्यान देना है, इस चित्रों में सफ़ेद और लाल रंगों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, चंबल के क्षेत्र और दैमाबाद महाराष्ट्र, यहाँ पे जो इसके बहुत सारे जो है क्षेत्र जो है इसके मिलते हैं, शैल चित्र इसके हमें प्राप्त होते हैं। श्रीकाकुलम, कई इतिहास जो कार हैं, शिक्षाविद हैं, लेखक हैं और जो हमारे जो हेरिटेज उसको संरक्षित करने वाले लोग हैं, वो श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश की जो विरासत की जो प्रतिष्ठा है जो भूल चुके हैं लोग, उसको फिर से बहाल करने की बात कर रहे हैं। तो श्रीकाकुलम के बारे में थोड़ा सा जानना है। आरंभ में इसका नाम था चिकाकोल। इसका नाम का इस्तेमाल ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन करते थे, कलिंग साम्राज्य का हिस्सा था। बाद में गजपति शासन जो है आ गए थे, बाद में पूर्वी जो वेंगी थे उसके पूर्वी चालुक्यों ने इस पर शासन किया। फिर कुछ समय बाद जो है काकतीय और विजयनगर साम्राज्य भी थे, इन्होंने इस पर शासन किया। तो इसकी सांस्कृतिक स्थल की बात करते हैं तो यहाँ पे बौद्ध स्थल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। बौद्ध और जैन दोनों को याद रखना है। बौद्ध में जो है सालीहुंडम और दंतपुरी है। जैन स्थल में तंग, मंड्या कोंडा और रोटा वलासा गांव है। हिंदू मंदिर भी बहुत सारे हैं, नवपाषाणकालीन गुफाएं, नंदी पहाड़ियाँ भी हैं। तो इसका बहुत ही ऐतिहासिक इसकी जो है पूरी विरासत रही है। इसी की प्रतिष्ठा के बारे में बात यहाँ पे की जा रही है कि जो है इसको हमें फिर से इसको रिन्यू करना है। कलिंग राजवंश की बात करते हैं। टोटल उसका क्षेत्र कहाँ पे था, तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से थे। ठीक है, बाद में अशोक ने कलिंग पे कब्जा भी कर लिया था और जितनी क्रूरता हुई थी उसी को देखने के बाद उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। प्रमुख शासक कौन थे कलिंग, तो खारवेल था। ठीक है, इन्होंने जैन धर्म को जो है सांस्कृतिक संरक्षण देना था, गुफाओं, उदयगिरी और खंडगिरी का निर्माण किया था। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है जो खारवेल, इसने जो है हाथी गुम्फा अभिलेख, जो ये कलिंग इसमें हाथी गुम्फा अभिलेख के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यह खारवेल वंश के शासन का इसमें विवरण मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथी गुम्फा अभिलेख बार बार आप पढ़ते होंगे। तो इसने 2 गुफाएं उदयगिरी और खंडगिरी बनाई थी। ठीक है, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं को आप देख रहे होंगे। तो ये जो है उदयगिरी, इसका उल्लेख जो है हाथी गुम्फा अभिलेख में कुमारी पर्वत के रूप में बताया गया। कुमारी पर्वत श्रृंखला में बनी भी हैं और ये जो है, ठीक है,
और सबसे बड़ी बात है उड़ीसा में सैल को काट करके, चट्टानों को काट करके गुफा परंपरा जो गुफा बनी थी, उसी की परंपरा का सबसे पुराना उदाहरण है। ठीक है, किस लिए बनाया गया था? तो महामेघ वंश के राजा खारवेल जो था उसने जैन भिक्षुओं के लिए बनाया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो उदयगुरी की गुफाएं हैं हाथी गुम्फा अभिलेख के लिए प्रसिद्ध है। अभिलेख किस में है? ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। पुरातत्वविदों ने तेलंगाना में नए पुरातात्विक स्थलों की खोज की है। कौन से स्थल हैं? तो ये ओरागुट्टा, यह लौह युग का एक महापाषाण स्थल है। और यहीं पे जो है भताटी कोडागुड़म जिले में दमरा टोगू में दो नए शैल कला स्थल हैं। शैल मतलब चट्टानों को काट कर कला स्थल जो बने थे उस वक्त के पुराने इतिहास में वो खोज हुई है। फिर देवरलम मूला, यहाँ से जानवरों को चित्र मिले हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मिली हैं। तेलंगाना में नए पुरातत्व स्थल मिले हैं। फड़गिरी तेलंगाना का जो हेरिटेज विभाग है उसने सूरपट जिले के फड़गिरी स्थल पर इक्ष्वाकु काल के सिक्कों का भंडार खोजा है। ठीक है, फड़गिरी का अर्थ होता है कि फन के आकार की जो पहाड़ी है ऐसे है, ऐसे देखो, ये ऐसे होती है ना, ऐसे इधर से भी पहाड़ियाँ ऐसे गई हैं, इधर से भी पहाड़ियाँ ऐसे गई, तो फन के आकार की बनी है। ठीक है, इसी को फड़गिरी बोलते हैं। ठीक, तो ये एक बौद्ध स्थल है, हैदराबाद से 100 किलोमीटर की लगभग दूरी पे है। और यहाँ पे जो है इक्ष्वाकु काल के संबंधित सिक्कों का भंडार मिला है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान है, यहाँ पे एक तोरण यानी कि सजावटी तोरण द्वार क्या होता है? सजावटी प्रवेश द्वार होता है। इसी से मानता है कि यहाँ पे महायान और हीनयान दोनों संप्रदाय एक साथ रहते थे। ठीक है, बावीकोंडा मठ, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दो। बावीकोंडा मठ आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के पास होता है, मतलब एक कुओं की पहाड़ी। ठीक है, ये मठ को आप देख रहे होंगे, बौद्ध मठ है। थेरवाद यानी हीनयान बौद्ध धर्म परिसर है यहाँ पे। और पहले यहाँ पे कई कुएं थे जहाँ पे वर्षा का जल जमा होता था, लेकिन बजट की कमी के कारण यहाँ की रखरखाव और मरम्मत कार्य बेहतर तरीके से नहीं हुआ है हाल के वर्षों में। ठीक है, ध्यान देना कि स्वदेश दर्शन जो योजना है उसके तहत ये बौद्ध सर्किट का हिस्सा भी है। अमरावती जो आंध्र प्रदेश में जो बौद्ध सर्किट है, लेकिन यहाँ पे इसका रख रखाव जो है कई तरीके से नहीं हुआ था। बावीकोंडा मठ बौद्ध मठ है कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के पास ही में स्थित है, लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पे है ये। ठीक है, शहर से। अब आते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनते ही हैं। और आपने देखा होगा स्टेट पीसीएस के, यूपी पीसीएस के और जो अनेक एग्ज़ाम्स हुए हैं, खासकर यूपीएससी में भी सवाल बने हैं। भगवान महावीर जैन की जब बात हो रही है तो खबरों में क्यों रहा? क्योंकि प्रधानमंत्री ने महावीर जयंती के अवसर पर भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि उत्पत्ति ऋग्वैदिक काल में इसकी लगभग हो चुकी थी। क्रमिक रूप से 24 जो है तीर्थंकर द्वारा इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, 23वें पार्श्वनाथ थे, 24वें महावीर स्वामी थे, वर्धमान महावीर। ठीक है, जैन संप्रदाय बाद में जैन धर्म 2 संप्रदाय में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, अब वर्धमान महावीर की जब बात करते हैं, ये जो हमारे 24वें तीर्थंकर हुए, इनका जन्म 540 में वैशाली में हुआ था, उत्तरी बिहार में हुआ था। पिता इनके सिद्धार्थ थे, यात्रिक कुल के प्रधान। माता तीसरा थी, लिच्छवी की राजकुमारी थी। सवाल पूछता है, 30 वर्ष की आयु में उन्होंने गृहस्थ जीवन त्याग कर दिया और केवल की प्राप्ति, यानी कि केवल यानी कि कंप्लीट नॉलेज, उनको कंप्लीट पूर्ण ज्ञान की प्राप्त हुई। उन्होंने मिथिला, मगध, मिथिला, कौशल और चंपा में जैन धर्मों का प्रचार प्रसार किया। 72 वर्ष की आयु में उन्होंने राजगीर के निकट पावापुरी है, वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो जैन धर्म के कुछ सिद्धांत हैं, ध्यान देना इसमें। पंच महाव्रत की बात करता है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ऐसे आप याद रख लेना। ठीक है, सत्य मतलब सत्य नहीं, असत्य नहीं बोलना है। ब्रह्मचर्य अविवाहित जीवन जीना है। अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना है। अपरिग्रह संपत्ति अर्जित नहीं करना है। अस्तेय चोरी नहीं करना है। जैन धर्म के त्रिरत्न थे, कौन सा? सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म में ईश्वर में विश्वास किया जाता है, लेकिन उसका स्थान जिनसे नीचे होता है। कर्म के सिद्धांत को माना गया है। ठीक है, आत्मा के देहांतरण को मान्यता दी गई है और बताया गया है कि सर्वाधिक निर्जीव वस्तु में भी आत्मा होती है। ये जो है यहाँ पे जैन धर्म में कुछ बातें यहाँ पे की गई हैं। ठीक, प्रसिद्ध संगतियाँ की बात करते हैं तो अब आप ना इस पर थोड़ा सा, अगर आपको ज़्यादा डिटेल पढ़नी है तो घटना चक्र के मैंने नोट्स बनाए थे। ठीक है, और आप टेलीग्राम ग्रुप में जाना, टेलीग्राम में, और फाइल सेक्शन में जाना, जहाँ ऊपर आप
क्लिक करते हो, फाइल सेक्शन में जाना, नीचे मैंने एकदम सबसे नीचे स्क्रॉल करना, तो मैंने हड़प्पा, वैदिक, बौद्ध, जैन से लेकर के शैव वैष्णव तमाम पे 2-2, 3-3 पेज का मैंने PDF विथ मैपिंग जो है नोट्स मैंने दिए हैं आपको, और उसमें उसको आप पढ़ना, हिंदी में है। मैं बता रहा हूँ वहाँ से आपको मैक्सिमम सवाल आते हैं, मैक्सिमम सवाल वहाँ से आपके सॉल्व हो जाएंगे, कोई भी सवाल उससे बाहर नहीं जाएगा, उसको आप एक बार ज़रूर से पढ़ लेना, ठीक है। तो पहला जो है इसमें बताया गया है 300 ईसा वर्ष पूर्व में पाटलिपुत्र में अध्यक्ष था स्थूलभद्र था। यहाँ पे महावीर के उपदेशों को 12 अंगों में संकलित किया गया। 512 ईस्वी में वल्लभी में देवादिग्नि जो था ये अध्यक्ष थे। इन्होंने इनके जो उपदेशों को 11 अंगों में व्यवस्थित किया गया था, ठीक है। 12वां अंग लुप्त हो गया था उस वक्त तक, क्योंकि काफ़ी समय बीत गया था ना लगभग। अच्छा, देवी अहिल्याबाई होलकर सुर्खियों में क्यों रहा है, इसकी हम लोग बात करते हैं। क्योंकि सुर्खियों में इसलिए रहा क्योंकि इनकी 300वीं जयंती के अवसर पर मालवा की होलकर रानी को श्रद्धापूर्वक जो है वो स्मरण किया गया, ठीक है। अब इनका जन्म जो हुआ था अहमदनगर के चोंडी गांव में हुआ था। कहाँ पे? 1775 में, महाराष्ट्र के अहमदनगर पे, ठीक है। अच्छा, एक बात ये भी ध्यान देना है, सबसे इम्पोर्टेंट, इनके क्या हुआ, क्या इनके माता पिता, ये सब चीज़ों को मत याद रखो, इतना कुछ नहीं पूछेगा। उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट काम ये किया था कि मंदिरों का पुनर्निर्माण, ठीक है, ये ध्यान दो। वाराणसी, उत्तर प्रदेश में जो यूपी में वाराणसी में काशी विश्वनाथ जो मंदिर है, ठीक है, उसका पुनर्निर्माण कराया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह मंदिर जो है वो देखें तो शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, ठीक है। पहला ज्योतिर्लिंग जो है अगर देखें तो पहला सोमनाथ मंदिर को था। सोमनाथ मंदिर पे भी महमूद गजनबी ने जो है हमला किया था, फिर औरंगजेब ने भी हमला किया था, दिल्ली के सुल्तानों ने भी किया था। इसका उल्लेख अलबेरोनी ने सोमनाथ मंदिर किया था। उन्होंने फिर जो है कला का संरक्षण भी किया। संस्कृत विद्वान खुशाली राम और मराठी कवि मोरोपंत और साहिर अनंत फंदी को दरबार में दिया, ठीक है। मोरोपंत की बात करते हैं, उन्होंने रामायण महाभारत पर टीका लिखा, कई आख्यान लिखे और आर्यभट्ट और केकावती जैसी रचनाएं लिखी। साहिर अनंत फंदी जो थे वो लवड़ी और पोड़ावाड़ा इसकी रचना के लिए जाने जाते थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। जो ये अहिल्याबाई होलकर थी, इन्होंने जो है महिलाओं की शिक्षा और विधवा के पुनर्विवाह के लिए भी कार्य किया था। अस्पृश्यता, सती प्रथा, ऐसी कुप्रथाओं का विरोध किया था। भील गौड़ जनजातियों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया था। एक जो है व्यवस्थित तरीके से टैक्स प्रणाली को भी उन्होंने लागू की थी, ठीक है। इन्हीं के साम्राज्य में इंदौर और महेश्वर ये इंपॉर्टेंट व्यापार और वाणिज्य के केंद्र भी बन गए थे, ठीक है। अच्छा, महेश्वर के साड़ी को जो है GI टैग भी दिया गया है। तो ये चीज़ें हैं। होलकर राजवंश की बात करते हैं तो मराठा संघ जो है होलकर राजवंश एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इसके अन्य राजवंश थे नागपुर के भोसले, बड़ौदा के गायकवाड़ और ग्वालियर के सिंधिया थे। ध्यान देना है, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध में होलकर राजवंश का जो शासक था मल्हार द्वितीय ने तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और ये इंपॉर्टेंट बात ये भी है, ये चीज़ को आप याद रखो कि माहिदपुर में मल्हार राव द्वितीय की हार के बाद 1818 में मंदसौर की संधि पे जो है हस्ताक्षर हुए थे। और मंदसौर की संधि आपको पढ़े होंगे, दिया गया है आपका जो स्पेक्ट्रम में भी है, घटना चक्र में भी है। और इसी संधि के तहत होलकर और अंग्रेजों के बीच में जो भी रिलेशंस थे कैसे वो होंगे उसको इस्टेब्लिश किया गया था, उसको निर्धारित किया गया था, ठीक है। अब आते हैं नाना जगन्नाथ शंकर सेठ। तो महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल ने रेल मंत्रालय से मुंबई सेंट्रल का जो नाम है स्टेशन है उसका नाम बदल के नाना जगन्नाथ शंकर सेठ करने का फैसला लिया है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के जो है ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट ये है कि मुंबई के वास्तुकार हैं। उन्होंने बॉम्बे में जो जितनी इमारतें, सड़कें थी, मार्गों की योजना के लिए प्रमुख योजनाओं का नेतृत्व किया। शिक्षा के संरक्षक थे। परिवार के स्वामित्व वाली भूमि भी उन्होंने शिक्षा के लिए दान कर दी थी। बॉम्बे नेटिव स्कूल की स्थापना की थी, महिलाओं की शिक्षा के लिए काम किया था। और यही स्कूल बाद में स्कूल एलिफेंस्टन कॉलेज के रूप में डेवलप हुआ था, ठीक है। रेलवे परियोजना के समिति के अध्यक्ष थे जिन्होंने 1853 में जो है पहली बार ट्रेन परियोजना बनी थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉम्बे के विधानसभा में मनोनीत होने वाले पहले भारतीय थे और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई के एकमात्र भारतीय सदस्य भी थे। इंपॉर्टेंट बात यह है, अर्थशास्त्र के जो विद्वान थे गाडगिल, उन्हें आधुनिक भारत का वास्तुकार भी कहा था, ठीक है। और इनकी जो दृष्टिकोण थी, रानाडे साहब, नौरोजी साहब, इनको जो है प्रभावित भी किया था। अब आते हैं हम लोग दयानंद सरस्वती के बारे में। सुर्खियों में क्यों रहा है कि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य पर जो समारोह है उस पर निगरानी के लिए हाई लेवल की कमेटी बनाई गई है। दयाराम सरस्वती की बात करते हैं, समाज सुधारक थे। 1824 में काठियावाड़ के मोरबी में जो गुजरात है, मोरबी जहाँ पे पुल ढहा था वही मोरबी, ठीक है। तो उसमें जन्म हुआ था उनका हाल फिलहाल में।
और इसके बाद जो है इनकी साहित्यिक रचना की बात करते हैं। सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में रचना है, वेद व्यास भूमिका टीकों पर इनका परिचय, और वेद व्यास यजुर्वेद पर संस्कृत में वैदिक भाष्य है। मूर्ति पूजा का विरोध किया था, मानव निर्मित कर्मकांड का भी विरोध किया था, वैदिक विचारधाराओं को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया था। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने जो है वैदिक सिद्धांतों की वापसी पर जोर दिया और वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया, इन्हीं का नारा है। ठीक है, छुआछूत की जो है मतलब खिलाफ थे और सभी जातियों के लिए वैदिक शिक्षा की बात करते थे। महिला शिक्षा की भी उन्होंने जो है बात की थी। और राजनीतिक दर्शन की बात करें तो दो विचार हैं इनके, पॉलिटिकल फिलॉसफी की अगर बात करते हैं तो पहला है प्रबुद्ध राजशाही, जिसमें उन्होंने मनुस्मृति से जो उठाया था, मनुस्मृति से। ठीक है, दूसरा था काफ़ी हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व, यानी कि लोकतंत्र की बात यहाँ पे करते हैं। सामाजिक आंदोलन, उन्होंने गोरक्षा आंदोलन और शुद्धि कार्यक्रम भी चलाए थे। ठीक है, वापस हिंदू धर्म में लाना था, जो भी हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम और ईसाई को अपना चुके थे। इन्होंने पहली बार जो है 1876 में स्वराज शासन का उपयोग किया था, इंडिया फॉर इंडियंस के रूप में इसको इस्टेब्लिश किया था। बाद में इसको जो है स्वदेशी के लिए प्रेरित भी किया गया। इन्होंने 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज की इस्टेब्लिशमेंट की थी और इसका जो टोटल जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो लाहौर में इसको अंतिम रूप दे दिया गया था। अब जो आर्य समाज है ना, वो एकेश्वरवादी हिंदू व्यवस्था है। एकेश्वरवादी का मतलब यह है कि जो अनुष्ठानिक कर्मकांड और सामाजिक हठधर्मिता होती है उसको ये नकार देती है। मतलब कि जो तमाम प्रकार के जो प्रपंच जो होते हैं, सामाजिक जो तमाम प्रकार की बाध्यताएं होती हैं, उसको नकार करके बिल्कुल जो है काल्पनिक मान्यताओं से न होकर के वैज्ञानिक तरीके से उनकी बात यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, ये सार्वभौमिकता, आर्य समाज के सिद्धांत है कि सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलिज्म की भी बात करता है। ठीक, अच्छा, इन्होंने डीएवी कॉलेज भी यहाँ पे खोले थे। अभी हाल फिलहाल में आप जहाँ भी डीएवी कॉलेज देख रहे होंगे, वही जो है आर्य समाज के डीएवी कॉलेज जो है वो आज भी जो है कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, स्वामी विवेकानंद की बात हो रही है। प्रधानमंत्री ने कन्याकुमारी, तमिलनाडु, ये जगह का नाम है, देखो कन्याकुमारी में विवेकानंद का जो रॉक मेमोरियल है और इसके नज़दीक जो भी शिलाएं हैं उस पर उत्कीर्ण तिरुवल्लुवर प्रतिमा की यात्रा की है, तिरुवल्लुवर प्रतिमा स्थल की यात्रा की। तो ये खबरों में रहा। तो विवेकानंद के बारे में थोड़ा समझते हैं। 1863 में कोलकाता में इनका जन्म हुआ 12 जनवरी को, और इसी दिन हम मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल का निर्माण 1970 में किया गया, 1970 में किया गया था। यही स्थल है जहाँ पर विवेकानंद ने पहली बार ध्यान किया था। लेकेडिव सागर से घिरी हुई है, यहीं पर जो है बंगाल खाड़ी, अरब सागर और अब जो हिंद महासागर मिलते हैं। ठीक है, इन्होंने जो है वेदांत दर्शन का प्रसार किया। अब वेदांत दर्शन में क्या है, उत्तर मीमांसा को वेदांत बोलते हैं। अद्वैत, विशिष्टाद्वैत और द्वैत तीनों का जो है दर्शन इसमें शामिल होता है। ठीक, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की थी और 1893 में जो है उन्होंने शिकागो में जो है वहाँ पे धर्म संसद में जो वहाँ पे आते समय बात भी की थी, किससे, जमशेदजी टाटा से हुई थी। और IIC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलोर की जो है साइंस है, बेंगलोर में जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, उसकी स्थापना भी 1909 में बेंगलोर में हुई थी। आज भारत के सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स में से एक, सबसे टॉप के वर्ल्ड के इंस्टीट्यूट में से एक है भारत का। ठीक, श्री रतन नवल टाटा प्रसिद्ध उद्योगपति थे, हाल ही में उनका निधन हो गया। ठीक है, इन्हीं के नेतृत्व में जो है $5 बिलियन से $100 बिलियन का जो है इनका राजस्व जो है वो हुआ। बहुत अधिक जो है ये मतलब एक तरह फिलैंथ्रोपिस्ट भी थे और उद्योगपति तो थे ही। टाटा नैनो कार भी लॉन्च की थी। ठीक है, विंगर इंटीरियर भी था, जिसमें पर्यावरण संरक्षण और पशु कल्याण को बढ़ावा देना इनके जो है मुख्य उद्देश्य था। बहुत सारे इनको अवार्ड भी मिले हैं। रतन नवल टाटा जी का जो निधन हो गया, तो ये खबरों में रहे थे। अब आते हैं हम लोग पुरस्कार और अवार्ड्स के बारे में। भारत रत्न की बात करते हैं तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो भारत रत्न है उसको उससे किसको सम्मानित किया गया, तो PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन, लालकृष्ण अडवाणी और कर्पूरी ठाकुर, 5 लोगों को जो है वो मिला। अब ये किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। लेकिन बात यहाँ ये पॉइंट फंसता है कि औपचारिक तौर पे सिफारिश कोई नहीं करता, बल्कि ये सिफारिश सिर्फ अनऑफिशियली जो है वो कौन करता है, PM राष्ट्रपति से करते हैं कि यह इस व्यक्ति को यह सम्मान देना है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक है, किसी भी प्रकार की मौद्रिक राशि नहीं होती है। हाँ, एक बात ये भी है कि आर्टिकल 18(1) के अनुसार इस सम्मान को प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपने नाम या आगे पीछे उपाधि के रूप में भारत रत्न नाम नहीं लिख सकता, उसको जो शब्दावली को नहीं जोड़ सकता। लेकिन बस इतना लिख सकते हैं कि विजिटिंग कार्ड या लेटर हेड में कि भारत राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न से सम्मानित या भारत रत्न प्राप्त करता, इसको जोड़ सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन भारत रत्न ऐसे थोड़ी लिख सकता है, भारत रत्न MS स्वामीनाथन, ऐसे नहीं। भारत रत्न प्राप्त करता MS स्वामीनाथन, ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक,
सबसे पहले जो है 1954 में सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी वी रमन को दिया गया था। विदेशी नागरिकों को भी भारत रत्न दिया जाता है। 3 लोगों को दिया गया है अब तक, मदर टेरेसा, खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला को। ठीक है, सचिन तेंदुलकर को मिला है, सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। प्रत्येक साल अधिकतम 3 साल लिए जाते हैं, लेकिन अपवाद में 2024 जो इसी साल 5 लोगों को दिया गया और 1999 में भी 5 लोगों को दिया गया था। ठीक है, ये बातें। अच्छा, पदक का निर्माण कहाँ पे होता है? अलीपुर टकसाल में होता है, कोलकाता के टकसाल है ये। नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं। अल्फ्रेड नोबेल की अंतिम इच्छा थी, वसीयतनामा था, उसी के आधार पे जो है स्टॉकहोम में नोबेल फाउंडेशन में जो इसकी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना की है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार किन श्रेणियों में मिलता है? तो भौतिक, रसायन, इकोनॉमिक्स, साहित्य, चिकित्सा, फिजियोलॉजी, शांति पुरस्कार। तो 3 जो है ना, ये भौतिकी, रसायन और रसायन, इसको रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज देता है। साहित्य को स्वीडिश एकेडमी एक स्टॉकहोम स्वीडन देता है। चिकित्सा को जो है कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट में मिलता है। और शांति पुरस्कार को नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी देती है। मिलता क्या है? 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर की पुरस्कार राशि मिलती है, नोबेल मेडल मिलता है और नोबेल डिप्लोमा मिलता है। ठीक है, 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? तो हांग कांग को मिला है, दक्षिण कोरियाई लेखिका है। ठीक है, इनकी द वेजिटेरियन, वाइट बुक, ह्यूमन एक्ट्स एंड ग्रीक लेसन्स, ये जो है इनकी किताबें हैं। शांति पुरस्कार किसको मिला है? तो जापानी संगठन नियोन हिंडयाको को मिला है। परमाणु हथियारों से विश्व को मुक्त कराने का प्रयास इन्होंने किया था। और बाकी जो है साइंस वगैरह को जो है और इकोनॉमिक्स के पीटी में और साइंस के पीटी में कवर किया जाएगा। ठीक है, तो वो समझेंगे हम लोग। अन्य पुरस्कारों की बात करते हैं तो राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, 1954 में स्टैब्लिश किया था। हर साल जो है गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इसकी घोषणा होती है। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री मिलता है। ठीक है, आमतौर पे मिलते नहीं है मरणोपरांत, लेकिन सरकार चाहे तो मरणोपरांत भी दे सकती है। कोई उपाधि नहीं है और इसके नाम को पुरस्कार के आगे अंत में इसको उपाधि के रूप में कोई भी व्यक्ति इसका उपयोग नहीं कर सकता। ठीक है, अनुभव पुरस्कार समारोह विज्ञान भवन नई दिल्ली में हुए हैं। किसके द्वारा दिया जाता है? पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग दिया जाता है। ठीक है, ये बातें हैं। अनुभव के सजाकरण पर, ये अनुभव लेखन पर मिलता है। ठीक है, इसका उद्देश्य ये होता है कि जो भी रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनके अनुभव साझा किए गए हैं, तो भविष्य में सुशासन और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए इसको बढ़ावा देना इसका मुख्य जो है उद्देश्य है। ठीक है, वीरता पुरस्कार की बात करते हैं तो राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस 2024 जो था उसके अवसर पर CAPF के जवानों के लिए, ठीक है, सशस्त्र बलों के लिए 103 वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दी। परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र जो दिए जाते हैं शांतिकालीन वीरता पुरस्कार हैं। ठीक है जी है। अब आते हैं हम लोग राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार साल 2022 के लिए 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हुई। स्टेट अवार्ड इसको बोलते थे, 1954 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, अब जो है पुरस्कार 3 श्रेणी में मिलते हैं, फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म और सिनेमा में सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए। ठीक है, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट पुरस्कार उसको मिलता है जिसने उस स्टेट ने जिसने फिल्म उद्योग को बढ़ाने में सबसे अधिक जो है बढ़ावा दिया हो। ठीक है, तो उसको मिलता है मोस्ट फ्रेंडली स्टेट पुरस्कार, फिल्म फ्रेंडली स्टेट पुरस्कार। अब आता है यूनेस्को का प्रिक्स वर्साय पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा स्मारक और संग्रहालय स्मृति वन भूकंप संग्रहालय जो है वो भुज में, वो यूनेस्को का प्रिक्स वर्साय पुरस्कार के लिए चुना गया है। 2015 से ये यूनेस्को का प्रिक्स वर्साय पुरस्कार मिलता है। विश्व स्तर पर सबसे बेहतरीन जो स्थापत्य दर्शाने वाली विशेषताएं होती हैं उन चीज़ों को दिया जाता है। ठीक है, तो अब ये बात करते हैं विश्व धरोहर समिति जो है वो इसका चयन करती है। ठीक है, तो विश्व धरोहर समिति को हमने आपको बताया भी था, अभी ऊपर अपने पढ़ा था, ठीक उसी को रिपीट कर रहा है। तो अभी देखें तो ये ना जो कैंप गोड़ा हवाई अड्डा है बेंगलुरु का, उसको भी यूनेस्को का 2023 का प्रिक्स वर्साय से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में इसको नामित भी किया गया। तो अभी क्या किसको दिया गया है? भारत का सबसे बड़ा स्मारक और संग्रहालय स्मृति वन भूकंप जो स्मारक संग्रहालय है उसको मिला है यूनेस्को का प्रिक्स वर्साय पुरस्कार। यूनेस्को का है, ध्यान देना इस बात को। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि स्मृति वन भूकंप संग्रहालय है क्या। तो 2001 में गुजरात में भूकंप आया था, 7.9 रिक्टर की जो है उसकी पैमाने की तीव्रता थी, केंद्र भुज था। उसी पर उन लोगों की पीड़ितों की याद में इस संग्रहालय का उद्घाटन 2022 में किया गया था। भुजियो डूंगर पहाड़ी गुजरात में है, यहीं पर है। और इसका जो है
याद रखना है। यहाँ पे एक वन संग्रह जो है मियावाकी वन, दुनिया का सबसे मियावाकी वनों में से एक जो वन है वो इसी संग्रहालय में स्थित है। ठीक है, तो मियावाकी क्या है, तो जापानी वनस्पति शास्त्री थे मियावाकी, उसके द्वारा एक मियावाकी पद्धति विकसित की गई। ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है मियावाकी पद्धति पे। तो मियावाकी पद्धति में तेजी से विकास और जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए जो है आसपास के देशज वृक्ष जो होते हैं अनेक प्रकार के उसको लगाया जाता है। ठीक है, तो मियावाकी वन सबसे जो है दुनिया के सबसे बड़े वनों में से एक वहाँ पे इस संग्रहालय में भी स्थित है, स्मृति वन भूकंप संग्रहालय में। ठीक है, तो ये बातें हैं। इसको मिला है यूनेस्को का प्रिक्स वर्सेस पुरस्कार। ठीक है, प्रिक्स वर्साय पुरस्कार। अब आते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो 2022 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है, तो प्रख्यात अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती जी को मिला है। सिनेमा में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है। ठीक है, ये बातें हैं। अच्छा, सबसे कुछ अन्य दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करता सत्यजीत राय, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत और वाहिदा रहमान। वाहिदा रहमान 2023 में मिला था, फिर 21 में जो है ये 22 का मिला है। किसको मिला है, मिथुन चक्रवर्ती को, 21 का रजनीकांत को, अमिताभ बच्चन 18 में और सत्यजीत राय जो है 1885 में पाए थे। ठीक है, 10 लाख रुपए मिलता है, स्वर्ण कमल पद, साल नगद पुरस्कार मिलता है। ठीक है, तो ये बातें थी, हम लोगों ने आज अवार्ड वगैरह देखा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है जब पढ़ेंगे तो सुर्खियों में रही जनजातियों को पढ़ेंगे और अनेक जो है अन्य कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। बस लास्ट क्लास होगी आपका आर्ट एंड कल्चर का पीटी खत्म हो जाएगा और बहुत ज़रूरी है इसमें, क्योंकि यहाँ से सवाल बनते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और उसको आप इग्नोर करोगे ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इन्वायरमेंट की क्लास जो है वो नेक्स्ट आएगी और इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक्स कंप्लीट करा दूंगा। साइंस एंड टेक भी पीटी आने वाली है और इस हफ्ते वो आ जाएगी। ठीक है, मतलब वही संडे या मंडे तक साइंस की पीटी आ जाएगी। तो साइंस की पीटी को हम लोग अच्छे तरीके से करेंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से मैं साइंस की पीटी कराने वाला हूँ। पिछले साल मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे तरीके से उसको समझाए थे, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा था। तो साइंस की पीटी को हम लोग समझेंगे, इकोनॉमिक्स को भी समझेंगे। ठीक है, तो आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए, अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।